नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख चरणों की बात। हमने पिछली क्लास में ये जाना था कि किस प्रकार से एक राष्ट्रवाद की भावना का उद्भव हुआ, क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, इन सभी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्लासेस समझ में आई होंगी। और आज हम समय खराब करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किसकी तरफ, प्रमुख चरणों की तरफ, कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना शुरू हुआ। और जब हम विकास को समझेंगे तो उसी के आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन हुए। तो ये जो क्लास है, शुरुआत की 2 क्लासेस होंगी, ये पृष्ठभूमि की तरह है। तो यदि आपको पिछली क्लास समझ में आई थी तो इस क्लास को भी अंत तक देखना और समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इससे बनते हैं और हमें क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम चलते हैं तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या समझ लिया था, परिचय देख लिया था, राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण देख लिए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास होने के लिए, एक मिनट, किस प्रकार से होता है एक चीज को समझते हैं। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद का विकास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में लंबे समय तक चलने वाला एक प्रमुख आंदोलन था, जिसमें से 1857 का राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रमुख आंदोलन बनकर उभरा। लेकिन इसके पहले 1818 और 1842 में होने वाले भील विद्रोह और बुंदेला विद्रोह को महत्वपूर्ण स्थान भी दिया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना वहीं से विकसित होना शुरू हुई थी। हम छोटे छोटे टुकड़ों से ही बढ़कर एक बड़ा विशाल जनसमूह बनाते हैं। हम एक विशाल जनसमूह से छोटे टुकड़े नहीं बना सकते। जब हम छोटी छोटी चीजों को ही करते हैं तब हम एक बार में बड़ी चीजों की तरफ पहुंच पाते हैं। वही चीज यहाँ थी कि जब हमने 1818 में भील विद्रोह को देखा, इस भील विद्रोह ने राष्ट्रवाद की भावना को थोड़ा सा बढ़ाने का काम किया। इसके बाद हमने 1842 में बुंदेला विद्रोह को देखा तो हमें लगा कि ये बहुत ही बड़ा था और अंग्रेज भी इससे सहम गए। लेकिन ये सब तो हमारे लिए 1857 की क्रांति की एक पृष्ठभूमि थे, एक आधार तैयार कर रहे थे जिसका अनुमान अंग्रेजों को भी नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 का आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम यही बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 1818 में भील विद्रोह से प्रारंभ हो चुकी थी। मतलब इंडिया, if we see in the constitution of Madhya Pradesh, it had started with the Bhil Revolution in 1818। 1818 में होने वाले भील रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो अगर हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, तो हम इसे 4 फेजेस में देखते हैं कि हमने इसे 4 फेजेस पे बांट रखा है। जितने भी आंदोलन हुए खासकर अंग्रेजों के खिलाफ, वो सारे आंदोलन कब से शुरू हुए, 4 भागों में बांटेंगे और 4 भागों में हम समझेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लास्ट 4th ऑप्शन में हमें क्या मिल चुकी थी, अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिल चुकी थी, अंग्रेज जा चुके थे। तो चलते हैं, चीजों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, 4 आंदोलन के बारे में बात करते हैं। प्रथम चरणों के बारे में, मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के विकास को हम निम्न चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण है 1818 के भील विद्रोह से लेकर 1885, जिसमें आपका बुंदेला विद्रोह, भील विद्रोह, 1857 की क्रांति, ये सब आते हैं। दूसरा चरण 1885 से 1905 मानते हैं, जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस चरण में हुई। तीसरी चरण 1905 से 1919 के बीच मानते हैं और 1919 से 1947 जब गांधी जी का प्रभुत्व बढ़ने लगा था,
भारत में, तो उनको देखते। तो अगर हम मध्य प्रदेश या भारत की बात करें तो हम राष्ट्रीय आंदोलन को 4 चरणों में बांटकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसी तरीके से हम इसे समझेंगे आज की क्लास में कि राष्ट्रवाद का विकास किस तरीके से हुआ। तो प्रथम चरण की बात करो तो प्रथम चरण में एक क्षेत्रीय रीजन तक ही चीजें हुई। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम चरण की, जो कि कब से शुरू हुआ था, 1818 से 1885 तक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वी कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन मध्य प्रदेश इन द फॉलोइंग फेजेस। देयर आर फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, fourth phase. First phase we started 1818 to 1885. Second phase 1885 to 1905, 1905 to 1990 and 1990 to 1947. और इसके बाद इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, आजाद हो चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था। तो चलते हैं पहले फेज की बात करते हैं। जब हम पहले फेज की बात करेंगे तो पहले फेज में क्या हुआ था, प्रथम फेज जो शुरुआत होता है वो 1818 से 1885 ईस्वी तक शुरू होता है। देखो 1818 आते आते तक अंग्रेजों ने भारत के सुदूर अंचलों में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था। वो बॉम्बे में भी सत्ता स्थापित कर चुके थे, वो कलकत्ता में भी सत्ता स्थापित कर चुके थे, वो मद्रास में भी सत्ता स्थापित करते थे, और भारत के एक सुदूर से सुदूर अंचल तक अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। और अंग्रेजों के जो कारण शोषण वाले कारण थे, आर्थिक नीतियां थी, ये सभी चरम सीमा में पहुंच चुके थे। कब, 1818 के आते आते तक। और सभी के सभी अंचल ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत आ चुके थे, उपनिवेशवाद के शिकार हो गए थे। मध्य प्रदेश का कोना कोना भी अंग्रेजों के आधिपत्य में आ चुका था, जैसे बुंदेलखंड, मराठा, होलकर, सिंधिया, भोपाल। आपको याद होगा मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने कोर्स नहीं खरीदा है तो वहां पर आप खरीद कर देख सकते हैं। उस कोर्स में मैंने पढ़ाया है कि कैसे भोपाल रियासत में अंग्रेजों का प्रभुत्व आया। भोपाल आंग्ल की संधि के बाद कुदसिया बेगम ने जो संधि की थी, कैसे मराठाओं में मराठा के अंतर्गत अंग्रेजों का प्रभुत्व हुआ, कैसे होलकर, कैसे सिंधिया, कैसे आपका इधर आपका बुंदेलखंड, कैसे आपका बघेलखंड। मतलब मध्य प्रदेश का हर कोना भी ब्रिटिशों के अधीन आ चुका था 1818 तक आते आते। अब मध्य प्रदेश एक कहा जाता है कि मध्य प्रदेश एक क्या है, आदिवासी बहुल क्षेत्र भी माना जाता है। ये हम सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, भौगोलिक में मध्य प्रदेश का जब हम भौगोलिक विस्तार पढ़ते हैं तो उस भौगोलिक विस्तार में ये हम सभी ये पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का बाहुल्य था। अब आदिवासियों के बाहुल्य में एक आदिवासी जो भील थे, वो भीलों का बहुत था। अब जो उत्तर में विंध्याचल से लेकर दक्षिण में आप अगर सतपुड़ा पहाड़ी तक चले जाओ, दक्षिण पश्चिम घाट तक चले जाओ, तो यहाँ पर भीलों का निवास स्थान रहा है। अब इन भीलों के निवास स्थान में क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने अपना घुसना शुरू किया, तो अंग्रेजों ने जब घुसना शुरू किया और इनके क्षेत्रों को आधिपत्य में लेना शुरू किया, तो इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया, विरोध की भावना जन्म लेने लगी। और जब विरोध की भावना जन्म लेने लगी तो इसी समय से यहाँ से सबसे पहला विद्रोह निकल कर आता है 1818 का आपका भील विद्रोह। 1818 के भील विद्रोह के से ही आपका क्या होता है, मध्य प्रदेश में विद्रोह, अंग्रेजों के विरोध खड़े में होने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। इस भील विद्रोह को हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इसी 1818 से 1885 के बीच में कुंवर चैन सिंह का विद्रोह भी होता है। इनकी भी सत्ता हथिया ली जाती है, तो ये भी विरोध में उतर आते हैं किसी न किसी तरीके से। देखो हर राजाओं से क्या किया गया, किसी से गोद प्रथा के द्वारा, किसी से किसी के द्वारा, किसी से कुछ नीति लगाकर, कूटनीतियों के माध्यम से, युद्ध नीतियों के माध्यम से आपके अंग्रेजों ने सत्ता को स्थापित करना शुरू कर दिया था। मतलब अपने आधिपत्य में लेना शुरू कर चुके थे, शासन क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर चुके थे। तो उसी में कुंवर चैन सिंह ने भी क्या किया, फिर विद्रोह किया। फिर पुनर्जागरण आंदोलन हुआ। पुनर्जागरण आंदोलन के बाद अगला आंदोलन बुंदेलखंड में हुआ, 1842 का बुंदेला विद्रोह, जो कि सागर नर्मदा क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्रोह था। और इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींद उजाड़ दी थी। 1857 के आने से पहले
1857 के विद्रोह होने से पहले बुंदेला विद्रोह एक अंग्रेजों के लिए एक ट्रेलर था। जैसे जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के पहले हम उसका ट्रेलर देख के अनुमान लगाते हैं कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं, उसी प्रकार से बुंदेला विद्रोह को देखकर बुंदेला विद्रोह अंग्रेजों के लिए एक ट्रेलर के रूप में था। अंग्रेजों को ये चेतावनी दी गई इस विद्रोह के माध्यम से कि संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना बहुत बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने उस क्षेत्र को तो सुधारा, लेकिन पूरे भारत को सुधारना भूल गए और उसका परिणाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से मिलता है। उसके बाद 1857 से 1885 तक मध्य प्रदेश के अनेक अंचलों में स्थानीय विद्रोह होते रहे, छुटपुट विद्रोह होते रहे जो अंग्रेजों को चुनौतियां देते रहे। लेकिन 1818 से 1885 के बीच महत्वपूर्ण रूप से ये विद्रोह हुए, जिसमें से हमें 3 विद्रोह अपने पेपर के दृष्टिकोण से पढ़ना है। पेपर के दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो। प्री के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो भील विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इन इंग्लिश भील रेवोल्यूशन, द बिगिनिंग बुंदेला रेवोल्यूशन एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। ये 3 विद्रोह आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो आप मेंस पढ़ो चाहे वो आप प्री पढ़ो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर और चीजों को देखते हैं तो और बातें समझ में आती हैं कि अब द्वितीय चरण में आया। हमने 1885 तक देखा कि 1800 लेकर 1885 तक हमें छिटपुट विद्रोह मिले और उसमें हमने बुंदेला, भील और 1857 की क्रांति के एक महत्वपूर्ण विद्रोह को देखा। लेकिन 1857 1842 ने तो ट्रेलर दिया, 1857 ने पिक्चर दिखाई, लेकिन अब अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशों की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। और ये हम अपने इंडियन हिस्ट्री में, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ब्रिटिशों की नींद उड़ी तो फिर रानी ने शासन ले लिया, वायसराय आ गए, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ, तो अंग्रेजों को समझ में तो आया। अब समय के इस कालखंड में राष्ट्रीय धरातल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सर ए.ओ. ह्यूम्स ने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ उदारवादी देशभक्त सेनानियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। जो क्रांतिकारी थे, जो सैन्य विद्रोह था तो वो तो चल ही रहा था, लेकिन अंग्रेजों के एक सामान्य तरीके से आसान रास्तों से उदारता दिखाते हुए देशभक्तों का वर्चस्व होने लगा और बढ़ने लगा। जैसे सत्याग्रह होने लगे, भूख हड़ताल पे लोग बैठने लगे, है ना, उपवास करने लगे, डांडी मार्च करने लगे, ऐसे कई सारे काम होने लगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ क्या हुआ, इस धरातल पर उदारवादी होने लगा और मध्य प्रदेश के कोने कोने से राष्ट्रीय आंदोलन की मशाल निकल पड़ी। पत्र पत्रिकाओं का विकास होने लगा, समाचार पत्र बढ़ने लगे, लोग शिक्षित होने लगे, तो वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ओतप्रोत राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होने लगे। कई सारे साहित्यों का विकास हुआ और उस समय कई सारे साहित्यकारों ने राष्ट्र भावना से ओतप्रोत कई सारी महत्वपूर्ण कविताओं की रचना की और इन कविताओं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोगों में जब राष्ट्रवाद की भावना आई और उन्हें अपना एक नेता मिलने लगा तो वो बोलना शुरू करने लगे, वो विरोध करना शुरू कर चुके थे। इस काल में तृतीय चरण में क्या हुआ, तृतीय चरण 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक रहा। तृतीय चरण जो था वो 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक रहा। इस ईस्वी में क्या हुआ कि समय के इस कालखंड में प्रारंभ बंगाल के विभाजन से हुआ और लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने असंतोष को तीव्र कर दिया। जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बंगाल विभाजन को रखा, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, देश टूटने लगेगा और हम उसका फायदा उठाएंगे। मतलब फूट डालो और शासन करो की नीतियों पे ये काम करने लगे और फूट डालो शासन करो की नीतियों पे जब काम करने लगे, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो बंगाल के विभाजन होते ही विद्रोह की भावना उभर पड़ी और उन्हें विद्रोह का सामना करना पड़ा और यहीं से अंग्रेजों को अब लगने लगा कि अब हम ज्यादा दिनों तक अगर इसी नीतियों के साथ चले तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। हर एक इंसान जो जिंदगी में
तैयारी कर रहा है या अपनी जिंदगी को जी रहा है, उसके जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जो उसे यह बताता है कि भाई आप अब सुधर जाओ, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कई सारे लोग हैं जिंदगी में जो असफलताएं, कठिनाइयां आती हैं, और वो कठिनाइयां आपके किसी कर्मों की वजह से आती हैं, तो वो आपको सिखाते हैं कि आप सुधर जाओ, संभल जाओ, आगे बढ़ जाओ, अपनी नीतियों पे सुधार कर लो। तो वही चीज यहाँ पे भी हुई कि अंग्रेजों ने जब बंगाल का विभाजन किया और उस बंगाल के विभाजन का विरोध होना शुरू हुआ, तो उस विरोध ने अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि भाई अब सुधर जाओ, नहीं तो हम ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सुधार करने की चेष्टा तो की, लेकिन तब तक राष्ट्रवाद की भावना का विकास इतना ज्यादा हो चुका था कि हुआ क्या कि हम 1947 में आजाद हो गए। मतलब 1919 से 1947 28 वर्ष ही फिर अंग्रेज शासन कर पाए, क्योंकि इसी समय आपका द्वितीय विश्व युद्ध होना, इसी समय आपका प्रथम विश्व युद्ध होना, उसमें भी असंतोष पैदा होना, और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए अंग्रेजों के द्वारा जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी विरोधों ने। और इस सब में महत्वपूर्ण क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हुआ क्या कि राष्ट्रीय कांग्रेस जब यहाँ पे बनी थी, तो यहाँ पर बनाई गई थी किसलिए? सर एओ ह्यूम ने बना दिया, और एक देशभक्त की सेनानियों के वर्चस्व स्थापित हो गया, राजनीति में लोगों को लाना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक परिपक्व रूप से उभर कर आई, मतलब 1905 से लेकर 1919 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी यौवनावस्था में थी, पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी थी, और परिपक्व होने के बाद वह अब विरोध के लिए आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थी। कंटिन्यूटी में आ चुकी थी। तो यहाँ पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या थी? अपने शैशव अवस्था में थी, बचपना जी रही थी, बचपनों को जी रही थी, तो यहाँ पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो अपने यौवनावस्था में आती है और अपने काम के तरीके को समझती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परिपक्व होने के बाद उसके उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे जब तक आप अपना बचपना जीते हो, आपको उद्देश्य पता नहीं होते कि हमें जीवन में करना क्या है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हो, 17-18 साल की उम्र में आते हो, 12th पास आउट करते हो, उसके बाद आप अपने उद्देश्यों को समझने लगते हो कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे एसएससी करना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप आगे बढ़ने लगते हो। और जब आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आगे की रास्ता अपनाते हो, तो आप अपने उद्देश्यों को पूर्ति साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर पूरा करते हो। और यही चीज यहाँ पर भी हुई कि जब कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने यौवनावस्था में आ गई और उसके उद्देश्य स्पष्ट हो गए कि मुझे भारत को आजाद कराना है। यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने ये सोचा कि अब भारत को हमें आजाद कराना है, और उद्देश्य हो गए, तो उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच का उपयोग करते हुए साम दाम दंड भेद सब लगाने शुरू कर दिया। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि हमें 1947 में क्या मिल गई? आजादी मिल गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विकास के प्रयास शुरू किए गए। अब इस मंच का उपयोग भारत को राजनैतिक रूप से या भारत को आजाद दिलाने के अलावा ये भी था कि हम उस राज्य को, अपने देश को सामाजिक रूप से मजबूत करें, हम अपने देश को आर्थिक रूप से भी मजबूत करें, हम अपने देश को राजनैतिक रूप से मजबूत करें, हम अपने देश की सांस्कृतिकता को भी बचा कर रखें, उसके कल्चर को भी बचा कर रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ आजाद हो जाएं और फिर हम भटकते रहें और कोई दूसरा देश आकर फिर से हमें अपना गुलाम बना ले। जो गलतियां हमने अपने पूर्वजों द्वारा की हैं, उन गलतियों को हम आज ही सुधारेंगे और सुधारते हुए आजादी की तरफ बढ़ेंगे। और यही काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अच्छी तरीके से निभाया। कई सारे नेताओं ने, आपने पढ़ा है इतिहास में कि कई सारे नेताओं ने इस पर काम किया। उन्होंने आजादी के साथ साथ कई सारी चीजों पे ध्यान भी दिया। आगे
आगे की बात की जाए, आदिवासी आंदोलन, और इसी समय आदिवासी आंदोलन, कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन की पृष्ठभूमि भी मध्य प्रदेश में अकाल लेने लगी। और जब इसका ये हुआ तो मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हुए, अधिवेशन हुए, सम्मेलन हुए, और यहाँ के लोग जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक भारत की एक समान विचारधारा से जुड़ने लगे तो राष्ट्रवाद का विकास होना जरूरी था। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप किसी ना किसी माध्यम से मुझसे जुड़ रहे हो, तो आपको पढ़ना क्या है, किस प्रकार से आपको अपना पेपर निकालना है, उसका अंदाजा आपको हो रहा है। और जब आपको उसका अंदाजा होता जा रहा है तो आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पे भी था कि आदिवासी आंदोलन, कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन की पृष्ठभूमि भी मध्य प्रदेश में आकार लेने लगी, और सभी आंदोलनों ने स्वतंत्र रूप से मुखरता के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खुली चुनौती देना आरंभ कर दिया। और अब ब्रिटिशों को समझ में आने लगा कि भाई अब हम शासन ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब भारत की जनता क्या होने लगी है, एकजुट होने लगी है। इसे आप समझते चलो। आगे लास्ट चरण की बात करें, चतुर्थ चरण, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप अपने चैट पे कमेंट कीजिए, और रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको मैं मिल जाऊंगा, और वहां पर आप ये पूछ सकते हैं कि कहां पर आपको गलती है। तो आप रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। दूसरी बात, आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। यदि मैं आपके साथ इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से आपके साथ लगा हुआ हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसको प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और रक्षा एकेडमी के चैनल को जुड़ें, क्योंकि रक्षा एकेडमी के चैनल से ही आपको, टेलीग्राम चैनल से ही आपको ये पता चलेगा कि आने वाली क्लासेस क्या है। और ये जो नोट्स आपके सामने इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दिख रहे हैं, ये आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो ये क्लास आपकी समझ आप लीजिए, लिखना तो आपको इंग्लिश में ही है, हिंदी में भी समझ लीजिए। तो ये क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मदद करेगी। अगर इंग्लिश में बात करो तो हर चीज का आपको इंग्लिश में मतलब भी दिया गया है। इन दिस एरा, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, द पीपल ऑफ द country started a movement to achieve Swaraj. This period of time was devoted to mass movements following are the major events in this era. समय के इस कालखंड में 1919 से 1947 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की जनता ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। अब यहाँ से गांधी जी का आगमन होता है, और जब गांधी जी का आगमन यहाँ से हो जाता है तो गांधी जी ने कई सारे उदारवादी नीतियों को अपना के अंग्रेजों के सामने विरोध शुरू कर दिया। और जब अंग्रेजों ने शांतिपूर्वक विरोध महात्मा गांधी ने करना शुरू कर दिया तो लोग भी उनसे जुड़ने लगे, और लोगों को एक सूत्रता में बांधने का श्रेय इन्हें भी जाता है, राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ इन्हें भी जाता है। समय का यह कालखंड जन आंदोलनों को समर्पित रहा। इस युग की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है। अगर बात की जाए तो यह जो कालखंड था, समय का यह कालखंड था जहां पर स्वतंत्रता आंदोलन अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका था। अंग्रेज असहाय होते जा रहे थे कि हम अब करें क्या। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन समझ में आ रहा था कि अब हम अपना रास्ता छोड़ दें, इस देश को स्वतंत्रता दे दें, इस देश को छोड़ दें। तो इस युग में महात्मा गांधी जो ये आपका स्वतंत्रता आंदोलन था, राष्ट्रवाद की भावना थी, वो अपनी चरम सीमा में पहुंच चुकी थी। और उस चरम सीमा में पहुंचने के बाद आग में घी डालने का काम कर दिया महात्मा गांधी जी ने। और जब महात्मा गांधी जी ने आग में घी डालने का काम किया तो आग और भड़क उठी, और जब आग ज्यादा भड़कती है तो अपने आसपास हर अच्छी चीज को क्या करती है, डुबो देती है। तो अपने अंदर आग लगाओ पर उसे भड़काओ कम, उसे सिलेक्शन के लिए भड़काओ, ऐसा नहीं कि ज्यादा भड़का दो तो फिर अपने सिलेक्शन से दूर रह जाओ। तो आग तो लग चुकी थी, लेकिन उस पे घी डालकर उसे भड़काने का काम किसने कर दिया, महात्मा गांधी जी ने। और आग इस तरह से भड़की कि 1947 में आजादी लेकर माने, मतलब अंग्रेजों को फिर भारत से उखाड़ फेंका गया। आगे चतुर्थ चरण 1919 से 1947 के बीच कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुए, जो कि ये हैं: झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह,
व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह शुरू हो गए, स्वराज दल की स्थापना हो गई, श्रमिक आंदोलन होने लगे, कृषक आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुए, प्रजामंडल बनने लगा और उस प्रजामंडल के माध्यम से आंदोलन हुए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और लास्ट में भारत का विभाजन होता है और स्वतंत्रता हमें मिल जाती है। तो इन्हीं सभी आंदोलनों को हम मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से आगे आने वाली क्लासेस पे पढ़ेंगे, जो आप में यूट्यूब के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी रक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो इन क्लासेस को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, रक्षा एकेडमी का चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वहीं क्योंकि ये सारे नोट्स आपको वहीं मिलेंगे, चाहे वो आपके इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों। चलते हैं आगे। अब पूरे निष्कर्ष का, जो 2 क्लासेस मैंने आपकी ली, उस 2 क्लास का एक निष्कर्ष भी तो होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको प्रश्न भी तो लिखना है। तो प्रस्तावना दे दी, बीच में मुख्य बॉडी भी बता दी। अब मुख्य बॉडी के बाद हम आ जाते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ और आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम मिलेंगे भील विद्रोह के साथ और अपने 1818 के पहले विद्रोह भील विद्रोह को समझेंगे। तो निष्कर्ष क्या था? समय के साथ साथ जैसे जैसे अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होती गई, वैसे वैसे भारत के सुदूर अंचलों में भारत में अंग्रेजों के विरोध में अधिक ताकत के साथ आवाज उठती गई। मतलब प्रोपोर्शनल होते गए, जैसे जैसे अंग्रेज बढ़ रहे थे वैसे वैसे यहाँ राष्ट्रवाद की भावना भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जब आपको सत्ता मिलती जाती है तो आप सत्ता के गुरूर में कुछ ऐसे कर्म भी करते हो जो कर्म दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं और वह कर्म ही आपको पतन की ओर ले जाते हैं। तो जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना, अंग्रेजों का विकास होता गया, उनकी शासन सत्ता बढ़ती गई, शासन क्षेत्र बढ़ते गए, वैसे ही यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता चला गया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठने लगी और अंग्रेज अब पतन की ओर जाने लगे। और एक समय बाद, क्योंकि इकोनॉमी में भी एक कहावत है कि हर बार आप अगर कंसिस्टेंसी रहते हो तो ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रोथ करोगे इकोनॉमी में क्या होता है, आपका एक समय तक आप ग्रोथ करोगे, जब आप पीक पॉइंट पे पहुंच गए, अब पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद यदि आप सही तरीके से सही नीतियों सही रणनीतियों के साथ चलते हो तो आप कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आपकी। लेकिन अगर आपकी नीतियों में कुछ नुकसान होता है तो आप एक समय बाद धीरे धीरे गर्त की ओर, पतन की ओर जाने लगोगे। और यही सिद्धांत कहाँ लागू हुआ? अंग्रेजों के साथ लागू हुआ कि अंग्रेज धीरे धीरे पीक पे पहुंच रहे थे। जब वो पीक पे पहुंच रहे थे तो थोड़ा सा उदारवादी भी थे, इतने तो नहीं थे पर उदारवादी थे। लेकिन पीक में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं किया। कुछ समय तो कंसिस्टेंसी रही, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो अपनी पतन की ओर चलेगा और एक समय बाद वो फिर से जीरो में पहुंच गए, मतलब भारत को छोड़कर चले गए। और ये जो इकोनॉमी का ये फंडा है, यही चीज थी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होती चली गई, वैसे वैसे भारत के सुदूर अंचलों में भारत में अंग्रेजों के विरोध में अधिक ताकत के साथ आवाज उठने लगी। और इस आवाज के परिणाम स्वरूप अंत में 1947 में भारत को क्या छोड़कर जाना पड़ा? ब्रिटिशों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। और वो जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए तो अगर भारत आजाद हुआ तो उसी के साथ साथ मध्य भारत भी आजाद हो चुका था। तो ये था हमारा प्रश्न, ये था हमारा पूरा आज का कि कैसे विकास हुआ मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद का और भारत के पहलुओं के हिसाब से। अब इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न, संभावित प्रश्न क्या बन सकता है इसका? मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालिए। आपको ये 11 मार्कर में लिखना है, ये आपको 11 मार्कर में लिखना है। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जितनी भी क्लासेस लूंगा उसमें मेंस में आए हुए या प्री में ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पे प्री के ऑब्जेक्टिव होंगे, प्री के लिए बताऊंगा कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो आपके मेंस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न संभावित है वो आ सकते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और ये सीरीज आपकी कम से कम 12 से 13 क्लास में जाएगी और रेगुलर आपको मिलेगी
रक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का प्रश्न ये है, इस क्लास का प्रश्न ये है, पिछली क्लास का में भी एक प्रश्न दिया था कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उद्भव को समझाइए, और आज मैं बता रहा कारण को समझाइए। और आज मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न, थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन मध्य प्रदेश। 11 मार्कर मतलब 200 शब्दों में इस प्रश्नों को आपको लिखना है और फिर मिलाना है। इसकी भी एक क्लास लेकर, इस प्रश्न की भी एक क्लास है आपकी यूट्यूब पे, उसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो फिर आप उससे मिलाना कि क्या आपने सही लिखा है कि नहीं। और इसका प्रश्न आपके अगेन एंड अगेन रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। तो ये था आपका ये। नेक्स्ट, रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल 2 हैं। आप रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, रक्षा एकेडमी को आप इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप है, एक मेरा पर्सनल टीचर वाला ग्रुप है अंजनी तिवारी MPPSC मेंटर, और एक रक्षा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास की PDF मिल जाएगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे वो हिंदी मीडियम के हों। और लास्ट में धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे भील आंदोलन के बारे में, भील मूवमेंट्स के बारे में, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास समझ में आई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।